कादम्बरी कथामुख के पाठक बंधुओं, इससे पूर्व हमने जाना था कि राजा शूद्रक ने उस वैशंपायन सुख से उसके जीवन वृत्त के बारे में विस्तार से प्रश्न किया था। तो तोते ने जवाब देना शुरू किया। तोते ने कहा था कि यदि आपको जिज्ञासा है तो सुनिए, ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है। तो सबसे पहले वो लंबी कहानी के हिस्से के रूप में विंध्य नामक एक अटवी, एक बहुत बड़े वन का उल्लेख करता है, वर्णन करता है। वो विंध्य नामक जो अटवी है वह कैसी है, ये बताने में ही मुझे लगता है पढ़ते पढ़ते कई दिन बीत जाएंगे। इसमें विंध्य अटवी का वर्णन करता है। अब यहाँ शुरू है अस्ति से। अस्ति पूर्व अपर जल निधि वेला अवलग्ना। अस्ति मानी है, कौन है। काफ़ी दूर जाने के बाद में कम से कम 40-50 लगता मुझे ऐसा है, कोई 40 लाइनों के आसपास पढ़ने के बाद में आगे आएगा विंध्याटवी नाम। विंध्य नाम की एक अटवी अस्ति मानी है। वह अटवी, वह अरण्यानी, बहुत बड़े वन को अरण्यानी कहते हैं। बहुत बड़ा वन था, सैकड़ों कोस, सैकड़ों किलोमीटर लंबा चौड़ा। तो उसका वर्णन देखिए क्या कहा है, कैसे किया कवि ने, तोते के मुख से कहलवाया है। कहता है पूर्व अपर जल निधि वेला अवलग्ना। पूर्वी समुद्र और पश्चिमी समुद्र, उन दोनों समुद्रों के का जो है वेला, उनकी जो वेला है मानी किनारा है, उस किनारे के लगी हुई। पूर्व की तरफ तो पूर्वी समुद्र के किनारे से जुड़ी हुई है, वहां तक फैली हुई है। और पश्चिम दिशा में जो समुद्र है अपर जलनिधि, उस जलनिधि की वेला से वह अवलग्न है, यानी पूर्व और पश्चिम में दोनों समुद्रों के किनारों तक वह फैली हुई है। इसका संस्कृत अर्थ करना चाहेंगे तो पूर्वश्च अपरश्च इति पूर्वापरौ यौ जलनिधि द्योतन करेंगे, यौ समुद्रौ तयो दोनों की क्या बनेगी, वेला। वेला का द्योतन करेंगे षष्ठी में, तो तयो वेलयो अवलग्ना। तयो तीरयो अवलग्ना मानी संसक्ता, वहां तक फैली हुई। इस प्रकार की है वह। दूसरा इसका वाक्य आएगा मध्य देशस्य अलंकार भूता। समास कर दिया मैंने, मध्य देशालंकार भूता। मध्य देश हमारे भारत देश का मध्य भाग, मध्य भाग का वह अलंकार स्वरूप है, आभूषण रूप में है। और फिर कहा मेखला इव भुवः। भुवः अर्थात पृथिव्या मेखला इव, धरती का कटि प्रदेश हो मानो वह। मेखला यानी, मेखला एक आभूषण होता है जिसको रसना कहते हैं, उसको कनकती बोलते हैं, करधनी बोलते हैं। वो मेखला की तरह है। पृथ्वी रूपी नायिका की वह मानो मेखला है, मध्य देश पर पहना जाने वाला अलंकार है मानो। यहाँ उत्प्रेक्षा हो गया। वन करिकुल मद जल सेक संवर्धितैहि अति विकच धवल कुसुम निकराम अत्युच्चतया तारागणम इव शिखर देश लग्नम उद्वहद्भि पादपैहि उपशोभिता। ये चौथी बात जो आई है, इतना ही कहा है, पादपैहि उपशोभिता अस्ति सा विंध्याटवी। पादपैहि वृक्षैहि उपशोभिता सुसज्जिता वर्तते, अलंकृता वर्तते। वे पादप कैसे हैं? तृतीया बहुवचन पादप पुंगलिंग है। पादपैहि, तो पादपैहि का विशेषण आएगा। पादप कैसे हैं? वन करिकुल मद जल। वन करिकुल, वने भवा वन्या अथवा वनस्य ये सन्ति करीनः गजाः तेषां कुलानि समूहा तस्य अर्थात तेषां समूहानां मदजल सेकेन, मदजल सेकेन तेषां दानवारी शेकेन अभिषेकेन और संवर्धितई। ये एक विशेषण पादपै का बना। पादप कैसे हैं? जंगली हाथियों के कुल माने समुदाय के मदजल के सेक से जिनको बढ़ाया गया है। यानी इतने हाथी हैं कि उनका मदजल टपकता है और उस मदजल से सिंचित होकर के वे पौधे क्या हो गए, पेड़ क्या हो गए, बढ़े हुए हैं। ऐसे पेड़ों से वह सजी हुई है। दूसरा विशेषण हुआ अति विकच धवल कुसुम निकरम, और अंत में है उद्वहद भी। शिखर देश लग्नम उद्वहद भी पादपै। जिन पादपों ने अपने शिखर देश पर, अपने मस्तक प्रदेश पर, शिखर देशे लग्नम अस्ति
यत किम कुसुम निकरम, फूलों का समुदाय जिन वृक्षों के सिर पर जुड़ा हुआ, सिर पर लगा हुआ है, जिन वृक्षों के सिर के ऊपर यानी मस्तक प्रदेश पर ऊपरी भागेशु संसक्तम अस्थि कुसुम निकरम पुष्प समूह है। जिन पेड़ों के सिर के ऊपर कुसुम निकर चिपका हुआ है, फूलों का समुदाय जिस पर सजा हुआ है, तो ऐसे वे पेड़ हैं जिनसे वह अटवी सजी हुई है। फिर कहा वो कैसे हैं, वे कैसे लग रहे हैं, वो पुष्प समूह कैसे हैं, कहा अति विकच धवल, अति विकच, अत्यंतम विकचानाम यानी विकसितानाम, कुसुमानाम, यह निकर है समुदाय है, अत्यंत खिले हुए पुष्पों के समुदाय को वे धारण किए हुए हैं वृक्ष। कहाँ? अपने सिरों पर, अपने मस्तकों पर धारण किए हुए हैं। अब उन फूलों से वे सजे हुए हैं, फूलों से सजे हुए माथे पर फूल सजे हुए हैं जिन पेड़ों के, उनकी अब तुलना की है, कैसे लग रहे हैं कि मानो, क्योंकि वे बहुत ऊंचे हैं पेड़, तो ऐसा लगता है कि वे पेड़ों पर जो सफेद सफेद पुष्प हैं, वे पुष्प नहीं बल्कि वे क्या, तारे हैं, नक्षत्र समूह हैं वे, क्योंकि वो पेड़ बहुत ऊंचे हैं और तारे भी ऊंचे होते हैं। तो लगता ऐसा है कि अत्युच्चतया अति औन्नत्येन कारणेन तारागणम, वो पुष्प निकर क्या है, मानो तारागण है। तो तारागणम इव धारयंत है शिरोभि ये संति पादपा तथा भूतई पादपई सा अटवी युक्ता वर्तते। बात यह है कि वह अटवी पादपों से उपशोभित है। पादप कैसे हैं? पहली बात तो ये बताई कि वे जंगली हाथियों के मद के जल से सींचने से जो बढ़े हुए हैं। दूसरी बात ये बताई कि वे पेड़ जिनके सिर प्रदेश पर और अत्यंत खिले हुए पुष्प सजे हुए हैं, ऐसे पुष्पों को जो उद्वहन कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। तो फिर वो पुष्प कैसे हैं? पुष्प की तुलना की है यहाँ पर, उत्प्रेक्षा की है, मानो क्योंकि वे पेड़ अत्युच्च हैं, अति उन्नत होने के कारण से वे मानो तारागण को धारण कर रहे हैं। जैसे आकाश में तारे होते हैं ना, ऊंचे होने के कारण से मानो वो पुष्प नहीं बल्कि वो तारे हैं। यहाँ इन्होंने मना नहीं किया है, इन्होंने केवल कल्पना की है, उत्प्रेक्षा की है कि मानो वे तारों को अपने सिर प्रदेश पर धारण किए हुए हैं। ऐसे पादपों से वह अटवी उपशोभित है। अब आगे बढ़ते हैं। मदकल कुरर कुल दस्यमान मरीच पल्लवा, छोटी सी बात है। मद से कल, मद से मत, कौन? कुरर नाम के पक्षी। मदेन कलाहा मदेन मत्ता, ये कुरर नाम का पक्षिण है। तेसाम कुलम अथवा तेसाम कुलान यानी समुदाया, और उसके बाद में तेन अर्थात तेसाम समुदायेन दस्यमाना मरीच पल्लवा यस्या अथवा यस्याम, जिस अटवी में मदमत्त कुर नामक पक्षियों द्वारा दस्यमान माने दले जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मरीच नाम के पौधों के पल्लव। मरीच कहते हैं काली मिर्च को। तो मरीच नाम के पौधों के कोमल कोमल पत्ते जिस अटवी में कुर नामक मत वाले पक्षियों द्वारा खाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, इस प्रकार की वह अटवी है। उसके बाद आगे लिखते हैं, करी कलभ मृदित तमाल किसलय आमोदिनी सा वर्तते विंध्याटवी। वह आमोदिनी मतलब सुगंधिनी है। किससे? देखते हैं। करी कलभ, करिणाम ये कलभा, कलभा बच्चे को कहते हैं, हाथी के बच्चे को कलभ कहते हैं। तो अर्थ हो जाएगा करी कलभा गज सावका, और गज सावकई ही तई मन गज सावकई ही, गज सावक का ऐसे नहीं करेंगे, करी कलभा अर्थात गज सावका। तेसाम करेण, हाथी की सूंड को भी कर बोलते हैं, तो करेण सुंडा दंडेन, तेसाम गज सावका नाम सुंडा दंडेन मृदितानी, मृदितानी अर्थात विमर्दितानी, मसले गए। कौन है? तमाल नामक वृक्ष के किसलय, तमाल वृक्षस्य किसलयानी तापित्स वृक्षस्य पल्लवा, जहां हाथियों के बच्चों द्वारा अपनी सूंड से मसल दिए गए हैं। किनको? तापित्स यानी तमाल नामक, ताड़ नामक पेड़ के कोमल कोमल पत्तों को। और इस वजह से तेन कारणेन,
तेषां पल्लवानाम आमोदेन सुगंधेन आमोदिनी सुगंधवती, जो अटवी सुगंधित बनी हुई है, आमोदिनी बनी हुई है, सुगंधित बनी हुई है। किससे? हाथियों के बच्चों द्वारा अपनी सूंड से मसले गए, रगड़े गए, नष्ट किए गए तमाल वृक्ष के पल्लवों की सुगंध के कारण सुगंधिनी बनी हुई है, ऐसी वह अटवी है। इसके बाद लिखते हैं मधुमद उपरक्त केरली कपोल कोमल छविना संचरद वन देवता चरण अलक्तक रस रंजितेन इव पल्लव चयेन संच्छादिता। वह पल्लव चय से संसाधित बनी हुई है, कोमल कोमल पत्ते जिसके पूरी अटवी पर छाए हुए हैं। पल्लव चयेन पल्लव समुदायेन किसलय समूहेन संच्छादिता आवृता वर्तते। वह पल्लव चय कैसा है? तृतीयांत पुंलिंग एक वचन है। पल्लव चय का विशेषण है, यहां देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं मधुमद उपरक्त, मधुनय मदेन उपरक्ता। मधुनय अर्थात मधु कहते हैं मदिरा को यहाँ, तो मधुनय मदेन मदिराया, मदेन उससे क्या है गर्वेण, और उपरक्ता, उपरक्ता का मतलब रक्त वर्णीकृता। उपरक्त का मतलब है मतवाली बनी हुई, या थोड़ा थोड़ा लाल रंग हो गया चेहरे का जिसका, ऐसी। तो मधुमदेन उपरक्ता या केरली कपोल, ये उपरक्ता संधि केरली नाम कपोला। केरल प्रदेश की जो स्त्रियां रमणियां, उनके जो कपोल, कपोल का मतलब गल्ल देशा, कपोल प्रदेशा या गंडस्थला, गंडस्थल ने क्या करके हम गंड प्रदेशा, यानी दोनों चेहरे के दोनों तरफ के जो गाल हैं इनको गंड प्रदेश कहते हैं, कपोल कहते हैं। ये कपोल कैसे हो गए? थोड़े थोड़े लाल हो गए। क्यों हो गए? किन के हो गए? केरल देश की स्त्रियों के गाल। कैसे? उनके मधुपान करने के कारण से जो थोड़े उपरक्त हो गए हैं, थोड़े लालिमा धारण कर लिया जिन गालों ने, उन गालों के समान है। तेसाम केरली नाम केरली कपोला नाम कोमला या अस्ति छवि, मृद्वी या अस्ति कांति, तद्वत कोमल छविना पल्लव चयेन। उसके समान कोमल है छवि जिस पल्लव चय की, पल्लव समुदाय की, ऐसे पल्लवों से सुजत आच्छादित है वह अटवी। दोबारा समझ लीजिए हिंदी में। ये कहना चाहता है मधुपान करने के बाद मत बनी हुई जो केरल प्रदेश की रमणियां हैं, उन रमणियों के जो गाल, वे गाल कैसे होते हैं? कोमल छवि वाले होते हैं, जिनकी कांति क्या हो जाती है? कोमल मानी मृदु, मुलायम। तो कोमल कांति वाला कौन हो गया? यहाँ हो गया ये पल्लव चय। किसके समान? केरल प्रदेश की स्त्रियों के गालों के समान कोमल छवि वाले पल्लव चय से वह अटवी युक्त है। अब केरली का विशेषण बना दिया मद उपरक्त, इतना और डाल दिया इन्होंने। अदरवाइज केरल प्रदेश की स्त्रियों के गाल कैसे होते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इन्होंने ये विशेषण डाल दिया कि मधुपान करने के कारण से, और जो मत बनी हुई केरलियां हैं उनके जो कपोल हों, उन कपोलों के समान कोमल कांति वाले पल्लवों के समुदाय से वह अटवी संच्छादित है। तो अब आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार हो गया यहाँ पर। सुक कुल दलित दाड़िमी फल द्रवार्द्रीकृत तलई ही, यहाँ ये आगे चल कर गाएगा क्या कहना चाहिए, लता मंडपई नाम का एक पद आएगा। तो उन लता मंडपों से ये क्या विराजिता है। ये काफी लंबा छोटा वाक्य है, अंदरूनी वाक्य है। ये कहता है तोता कि सा विंध्याटवी लता मंडपई विराजिता वर्तते। लता मंडप समझ लीजिए, ऐसे पेड़ जिनके ऊपर लताएं छाई हुई हों, और उन लताओं के कारण से वह स्थल झोंपड़ियों जैसा बन जाता है ऑटोमेटिक। वहाँ कोई छान छप्पर कुछ भी नहीं है, किंतु पेड़ों पर ऐसी लताएं छा जाती हैं चारों तरफ दूर दूर तक कि वह क्षेत्र लता मंडप कहलाता है। तो वह अटवी लता मंडपों से सजी हुई है, विराजित है, सुशोभित है। लता मंडप कैसे हैं? अब लता मंडप पुंगलिंग शब्द है, लताओं के मंडप पुंगलिंग तृतीया बहुवचन। अब तृतीया बहुवचन जो विशेषण आएंगे उस लता मंडप शब्द के ही आएंगे। शुरुआत होती है सुक कुल दलित दाड़िमी फल द्रव आर्द्रीकृत तलई। जिन लता मंडपों का जो तल प्रदेश है, अधस्थल है,
निम्न प्रदेश या उनके नीचे की जो भूमि है वह कैसी है, आर्द्रीकृत है, अर्थात वह गीली बनी हुई है। किनसे हुई गीली, शुक कुल दलित, तोतों के समुदाय द्वारा, सुकानाम कुलई ही, सुकानाम समूह ही दलितानी यानी दाड़िमी फलानी, तोतों के समुदाय द्वारा दले गए अर्थात सर्वित किए गए, चबाए गए दाड़िम नामक जो अनार है, दाड़िम के जो फल है जो तोतों के द्वारा चबाए गए। अब उसमें जो उन्होंने चबाया, जितना चूस सके उतना चूस लिया, बाकी का रस वहीं नीचे गिर गया। इस तरह से तोतों के समुदायों द्वारा चबाए गए दाड़िमी फल, उन फलों का जो द्रव है, तरल पदार्थ है, उस द्रव से आर्द्रीकृत हो गया है तलब प्रदेश जिनका, नीचे का भाग जिनका, जिन लता मंडपों का गीला हो गया है। ऐसे लता मंडपों से सजी हुई है। दूसरा विशेष लता मंडप का देखिए, यहाँ लिखते हैं उसके बाद बीच में कुछ रह गया है, पिछले वाले बात में कुछ चीज़ रह गई, छूट गई मेरे से, आगे बढ़ गया मैं, पहले वो भी बताएंगे। जैसे कहा ना, वो पल्लवों से सजी हुई, पल्लवों से वह नगरी, वह अटवी छाई हुई है, कोमल पत्तों से वो सब जगह कोमल कोमल पत्ते नजर आते हैं। तो इसका एक बीच में छूट गया था, संचरद वन देवता चरण अलग तक रस रंजितेन इव पल्लव चयन। अब यहाँ कल्पना की है, क्योंकि वो पल्लव समुदाय लाल लाल लग रहा था, कुछ कुछ लाल रंग का कोमल कोमल नजर आ रहा था। जो वहाँ की उस अटवी के जो पेड़ हैं, पेड़ों के ऊपरी हिस्सों पर सब जगह कोमल कोमल पत्ते छाए हुए हैं और वो लाल लाल हल्के लाल रंग के। तो अब यहाँ कल्पना की इन्होंने, उत्प्रेक्षा की है कवि ने कि मानो ऐसा क्यों हुआ। संचरत माने चलती हुई, संचरंती या वन देवता, संचरंती है या वन देवता, घूमती इधर उधर घूमती हुई वन देवियाँ। और उन वन देवियों ने कहाँ पैर रखे, वन देवियों ने पैर रखे पेड़ों पर, पेड़ों पर पैर रखे। पैर कैसे थे उनके, वो अलग तक, उनके चरणों में लगे हुए अलग तक रस थे पहले से ही, पैरों में लगा हुआ महावर, उस महावर के कारण से मानो वे क्या हो गई हैं, वह अटवी कैसी हो गई, या वह जो पल्लव वो किस रंग के हो गए, वे रंजित हो गए, राग युक्त हो गए, लालिमा युक्त हो गए। वास्तव में कोमल पत्ते हैं वो वैसे ही लाल, स्वभावतः ही लाल होते हैं, कोमल होते हैं, लाल भी होते हैं। यहाँ इन्होंने कवि ने कल्पना की, मानो वन देवी के संचरण के कारण से, उनके चरणों में लगे हुए अलग तक रस के कारण से मानो वे पत्ते रंजित हो गए हैं, पत्तों का समुदाय रंजित हो गया है, रक्त वर्ण युक्त हो गया है। इस प्रकार के पल्लव चय से वह विंध्याटवी आच्छादित है। अब लता मंडप वाली बात करते हैं। लता मंडपों से वह युक्त है, सजी हुई है। लता मंडप के लिए बताया, लता मंडपों के नीचे की जो जमीन है वह गीली होती है। किनसे, तोतों के समुदायों द्वारा चबाए गए दाड़िम फलों के नीचे गिरते हुए रस, उनसे नीचे गिरता हुआ जो द्रव है, फलों का द्रव, उससे आर्द्रीकृत यानी गीला बनाया हुआ है निम्न स्थल यानी अधस्थल जिनका, ऐसे वो लता मंडप हैं। ऐसे लता मंडपों से सा विंध्याटवी युक्ता वर्तते। उसके बाद अगला विशेषण इसका क्या है, कहता है अति चपल, अति चपल कपिकुल कंपित कंकोल च्युत पल्लव फल सबलैहि लता मंडपैहि सा विराजिता वर्तते। देखिए, कपिकुल अति चपल, अत्यंत जो चंचल है, कपिकुल वानराणाम कुलानि समुदायाः, अत्यंत चंचलाः, अत्यंतम चंचलाः ये कपयः तेषां कुलानि समुदायाः समूह तैः समुदायैः कंपिताः के, कंपिता मतलब आंदोलिता, हिलाए गए हैं। बंदर, चंचल बंदर क्या करते हैं, पेड़ों पर चढ़ के उनको हिलाते हैं। तो यही इन्होंने बताया, अति चपलैः कपिकुलैः कंपिताः आंदोलिताः। कौन कौन, कंकोल वृक्षाः, और उन कंकोल वृक्षों से च्युत मानी च्युतानि पतितानि, कंकोल वृक्षेभ्य च्युतानि पतितानि पल्लव फलानि, पल्लवानि च फलानि च, कोमल पत्ते भी उन कंकोल वृक्षों के गिरे बांदरों के द्वारा हिलाए जाने पर, और फल भी उनके गिरे। उन पत्तों और फलों के कारण से जो लता मंडप कैसे हो गए, सबल हो गए, यानी अलग अलग रंग वाले हो गए। कहीं पत्ते गिरे हुए, कहीं उनके बीच बीच में फल भी गिरे हुए जमीन पर, लता मंडपों के नीचे। तो इस प्रकार के लता मंडपों से वह विंध्याटवी युक्त है। और उसके बाद में तीसरा विशेषण लता मंडप का दिया है,
अनवरत निपतित कुसुम रेणु पांशुलैहि, ये तीसरा विशेषण है। अनवरतम नीचे गिरती हुई, अनवरतम निरंतरम, निपतताम कुसुम रेणुनाम लगातार गिरती हुई पुष्प रेणु पराग, निरंतरम निपतितानाम अधपतितानाम च्युतानाम कुसुम रेणुनाम पुष्प रजसाम कुलेन और पांशुला, पांशुला मतलब सैरजस का, अर्थात उन लता मंडपों के नीचे का भाग कैसा हो रहा है, पांसुल हो रहा है। पांसुल किसको कहते हैं, जिसमें बारीक बारीक गर्द जहां लगी हुई होती है उस जगह को हम पांसुल बोलते हैं। पुष्प पराग है, उस पुष्प पराग के गिरने से वहां की जगह पांसुल बन गई, यानी पराग युक्त बन गई जमीन नीचे मंडपों के नीचे की। इस प्रकार के मंडपों से वह युक्त है। इसके बाद वो मंडप कैसे हैं, कहा कि पथिक जन रचित और लवंग पल्लव संस्तरई लता मंडपई। तो पथिक जनई, पथिक जन जो होते हैं इधर उधर जाने आने वाले जो लोग हैं, वे लोग उन लता मंडपों में थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं। वहाँ उनके लिए कोई चारपाई गद्दे थोड़ी आएंगे आराम करने के लिए, तो वे क्या करते हैं, लवंग नाम के जो लौंग जिसको हम कहते हैं लौंग, इलायची लौंग, तो लवंग नाम के जो पौधे हैं, उन पौधों के जो पल्लव हैं, कोंपले, उन पल्लवों को संस्तर माने आसन के रूप में यूज करते थे। तो जिन लता मंडपों में पथिक जनई रचिता लवंग पल्लवानाम संस्तरा यानी आसनानी, जिन लता मंडपों में पथिक जनों द्वारा बनाया गया है, रचिता क्या रचित किया गया है, लवंग पल्लवानाम आसना, लवंग पल्लवानाम संस्तरा, संस्तर का मतलब आसन, चारपाई नहीं बल्कि जो बिछोना, संस्तर का मतलब बिछोना है, बिछाने की चीज। तो जिन लता मंडपों में पथिक जनों द्वारा लवंग नामक पौधों के पल्लवों से बनाया गया है आसन, बैठने या आराम सोने का, विश्राम करने का जो आसन है, वह जिन लता मंडपों में बनाया हुआ है पत्तों से। पत्ते किसके हैं, लवंग नाम के पौधे के पत्ते हैं। इस प्रकार की लता मंडपों से वह सजी हुई अटवी है। इसके बाद अगला विषय देखिए, अति कठोर नारिकेल केतकी करीर बकुल परिगत प्रांतई ही लता मंडपई शोभिता विराजिता। उसके आसपास कौन से पेड़ हैं लता मंडपों के, जिस अटवी में लता मंडप हैं, जिन लता मंडपों से वह सजी हुई है, वे लता मंडप कैसे हैं कि जिनके आसपास क्या है, अति कठोर नारिकेल अति कठोरा नारिकेल नामक वृक्षाः सन्ति तत्र। और कौन कौन है, इसके अलावा बताया केतकी नाम का वृक्षाः, इसके बाद करीर अथवा करीरी नामक वृक्षाः, इसके पश्चात बकुल नाम का वृक्षाः। तो एतेषां वृक्षाणां समुदायेन अथवा एतैः वृक्षैः परिगताः प्रान्ताः यस्याः, परिगताः युक्ताः सन्ति व्याप्ताः सन्ति, प्रान्ता मतलब वह समीपवर्तिनः भागा यस्याः, भागाः यस्या नहीं कहेंगे, ये शाम कहेंगे क्योंकि लता मंडपई का विशेषण है। जिन लता मंडपों के आसपास के क्षेत्र नारियल के पेड़ों से युक्त हैं और केतकी वृक्षों से युक्त हैं, करीरी वृक्षों से युक्त हैं, करीर कैर को कहते हैं, और बकुल नामक ये भी वृक्ष होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं। तो ऐसे वृक्षों से परिगत हैं प्रांत प्रदेश जिन लता मंडपों के, तथा भूते लता मंडपई सा विंध्याटवी अस्ति विराजिता सुशोभिता वर्तते। इसके बाद ये लता मंडपई पूरा हो गया, ऐसे लता मंडपों से वह युक्त है। इसके बाद देखिए क्या कहता है, उन्मद मातंग कपोल स्थल गलित सलिल सिक्तेन इव निरंतरम एला लता वनेन मदगंधिना अंधकारिता। कहता है यहाँ पर एला लता वनेन अंधकारिता सा अस्ति विंध्याटवी। एला मानी होता है इलायची, इलायची की लता, एला की लता मानी बेल वल्लरी, एला वल्लरी, एला वल्लरी उस वल्लरी का है वन, एक इलाका पूरा ही। एला अर्थात इलायची की जो लता है, वल्लरी है, उस वल्लरी के वन से, जिसमें एला वल्लरी एला लताएं खूब सारी हों, ऐसा जो इलाका है वह कहलाएगा एला लता वन। तथा भूते ने एला लता वने ने अंधकारिता वर्तते सा अटवी। जहां पर वो एला लताओं का वन जिस क्षेत्र में है विंध्याटवी के, वह क्षेत्र अंधकार से युक्त है, इसलिए सा अटवी अभी अंधकारिता एवं मन्यते। वो कैसे हैं, किस तरह हुए है,
वो अंधकारिता कैसी है, वो एला लता वाला वन कैसा है। देखिए, उन्मद मातंग कपोल स्थल गलित, उन्मदा ये मातंगा, उन्मदा मदयुक्ता युवान है, ये संति मातंगा गजा, तेषां कपोल प्रदेशा कपोल स्थलानि, तेषां गंडस्थलानि, तेभ्य गलितम, तेभ्य पतितम गलितम स्रवितम किम सलिलम, कौन सा सलिल, दान सलिलम, मदजलम, तेन मदजलेन तेन जलेन सिक्तेन इव, तेन मन्ये तद्वनम एला लता वनम गजानाम मदेन सिक्तम अस्ति तथा भूतम अस्ति। यहाँ कल्पना की गई है मानो मत वाले हाथियों के मदजल से वह एला लता वन सींचा हुआ सा है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, कल्पना है, उपमा नहीं है, क्योंकि एला लता वन में सुगंध आती रहती है निरंतर। किसकी भाई, उसमें हाथी के मद में जो सुगंध आती है वही सुगंध एला लता वन में भी आती है। तो अब कवि ने कल्पना कर डाली कि मानो मतवाले हाथियों के कपोल स्थल से गिरते हुए मद जल से मानो वह सींची हुई है, इसलिए वह आगे लिखता है मद गंधी भी। इसका अर्थ निकलेगा मद इव गंधी भी, मदेन यथा भवति मदः गदमदः तद्वद गंधयुक्त ही। तो मद के समान गंध वाली मदगंधिना, अतः वनेन का विशेषण है ये, लता वन एला लता वनेन का विशेषण है मदगंधिना, मदस्य गंध इव गंध यस्य तथा भूतेन मद वद गंधयुक्तेन एला लता वनेन अंधकारिता अस्ति विंध्याटवी। अब एला लता वन के दो विशेषण हैं, एक तो वो कैसी है, एक तो वह मदगंधी है, एला लता वन मदगंधी है, दूसरा है मानो मतवाले हाथियों के गंडस्थल से गिरते हुए मदजल से सिक्त है, मानो वह सिक्त है, सींची गई है। इस तरह से वह निरंतर चाहे दिन हो चाहे रात हो, जिस क्षेत्र में एला लता वन है वहां पर वह निरंतरम अंधकारिता वर्तते, लगातार वह अंधकार युक्त बनी हुई रहती है विंध्याटवी। इसके बाद में आगे लिखते हैं नख मुख लग्न इभ कुंभ मुक्ताफल लुब्धैहि। ये सबर सेनापति भी, इस पद का विशेषण है ये, सबर सेनापति भी अभिहन्यमान केसरी शता, अभिहन्यमानाः अभिहन्यमानः अस्ति व्यापाद्यमानः अस्ति केसरिणाम सिंहानाम शतम यश्याम, जिसमें सिंहों का सैकड़ा अर्थात सैकड़ों सिंह जिसमें मारे जाते हों, किसके द्वारा, सबर सेनापति भी। सबर कहते हैं भील, जो जंगली जातियां होती हैं, जो शिकारी लोग होते हैं, भील उनको कहते हैं। सबर सेनापति भी सबर नायक ही, सबर नायक जंगली जातियों के जो मालिक होते हैं उनके, या स्वामी टोलों के मालिक, यूथपति कहिए, या जो कोई भी एक समुदाय होता है, कुनबा होता है, और क्या कहते हैं इनको, और मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। जंगली जाति के जो लोग हैं उनके कुल को कुटुंब कहते हैं ना, कुनबा कुटुंब ऐसा कुछ अर्थ कर लीजिए। तो सबरों के सेनापति, सबर जो लोग हैं, भिल्ल लोग हैं, उन भिल्लों के समुदाय के जो मुखिया होते हैं, उन मुखियाओं द्वारा जहाँ जिस अटवी में सैकड़ों की संख्या में सिंह मारे जाते हैं, ये बात इन्होंने कही है। सबर सेनापति भी अभिहन्यमान केसरी सता, सबर सेनापति भी सबर नायक ही भिल्ल नायक ही अभिहन्यमान अस्ति, अभिहन्यमानम अस्ति केसरीणाम शतम यश्याम, केसरीणाम सिंहानाम शतम सत्संख्यकम, सत्संख्यका सत संख्या परिमितम यश्याम तथा भूता अस्ति सा विंध्याटवी। अब ये सेनापति कैसे हैं, इसके लिए कहा लुब्ध हैं, लालची हैं। वो सिंहों को क्यों मारते हैं, सैकड़ों सिंहों को उन्होंने क्यों मारा, वो क्यों मारते रहते हैं, तो इसके लिए बताया है लुब्ध हैं, वो लालची हैं। किस चीज के, देखिए कारण बताया, नख मुख लग्न इभ कुंभ मुक्ता फल लुब्ध हैं वे। सिंहों के नख मुखेशु, नखाना मुखेशु, नाखूनों के किनारों पर, लग्न
लग्नानि कानि लग्नानि भवन्ति तत्र सिंहानां नखेषु नखाग्रेषु, तो कहा इभ कुंभ मुक्ता फलानि। इभ मानी हाथी, कुंभ मानी मस्तक, और वहाँ पाए जाने वाले मुक्ता फल। इभ कुंभ संभवाः, इभ मस्तक प्रदेश संभवानि मुक्ता फलानि तेषां मुक्ता फलानां लुब्धैः लोभिभिः। जो सबर सेनापति हैं वो क्या चाहते हैं, सिंहों को मारते क्यों हैं? तो कहा उन सिंहों के नाखूनों के अगले हिस्से में हाथियों के मस्तक से प्राप्त हुए और चिपके हुए जो मुक्ता फल हैं, उन मुक्ता फलों के लोभ से जो जहां सबर सेनापतियों द्वारा सैकड़ों की तादाद में सिंहों को मारा जाता है, ऐसी वह विंध्याटवी है। बात समझ में आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या सिंहों के नाखूनों में मुक्ताफल होते हैं? जरूर होते होंगे। कालिदास ने भी वर्णन किया है, कालिदास ने भी कुमार संभव में वर्णन किया है हिमालय प्रदेश में कि वहाँ पर बर्फ के ऊपर हाथियों को मार करके इधर उधर जो सिंह चलते हैं, तो बर्फ के ऊपर उनके नाखूनों में से वो मुक्ता फल जो है, मोती जो हैं वो गिर जाते हैं, और वहाँ के लोग उन मोतियों को वहाँ पर ढूंढ लेते हैं, देख लेते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ जंगली लोग हैं, इन जंगली लोगों द्वारा बताया, तोते द्वारा बताया गया कि विंध्याटवी में सबर सेनापति और सैकड़ों की संख्या में केसरियों को, सिंहों को मारते हैं। ऐसी वह विंध्याटवी है। किस लिए मारते हैं? कि लालच में मारते हैं, लोभ में। किसके लोभ में? मुक्ता फलों के लोभ में। मुक्ता फल कहाँ से आएंगे? कि जिनके नाखूनों के अग्रभाग में, नाखूनों के मुखों में अर्थात नखाग्रों में, और लग्न मानी चिपके हुए, इभ कुंभ संभव हस्ती मस्तक लभ्य जो मुक्ता फल हैं, तेसु मुक्ता फलेषु लुब्धैः लोभ युक्त ही सबर सेनापति यत्र सेनापति भी व्यापाद्यन्ते शतशः केसरिणः यत्र यस्याम तथा भूता अस्ति विंध्याटवी। ये विंध्याटवी है, कोई छोटा मोटा जंगल नहीं है। इसलिए जंगल में एक बार हम प्रवृत्त हो जाते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो उसमें बाहर निकलने का रास्ता आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और अब चूँकि 8 तारीख से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, बच्चों का रुझान इसमें है कि नहीं है मैं नहीं कह सकता। तो अगला वीडियो, अगला जो पाठ है, जब भी कभी संभव होगा हम उसको ज़रूर उपस्थापित करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।